हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार फिजिक्स आईआईटी बी। और आपका स्वागत करता हूं मैं ईएमटी लेक्चर 4 में, जिसका टॉपिक है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यार पहले जल्दी से ये डिस्कवर कर लेते हैं कि हमने पहले क्या किया था। रिकैप कर लेते हैं लेक्चर 2 एंड 3 का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री उसके बारे में कि कैसे न्यूटन ने उन्हें ड्राइव किया था, और वाई हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं उन्हें, एप्लीकेशन टू द रियल वर्ल्ड, ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लाशियन पढ़ा था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, कुछ एग्जांपल्स किए थे और एक्सरसाइज दी थी जिनका सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। और क्योंकि हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इसी के बेसिस पे करेंगे, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट है लेक्चर सीरीज, मतलब लेक्चर ये इंडिपेंडेंट है, बट अगर उसे आप देख लेंगे तो आपको बेनिफिशियल ही रहेगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम। इस लेक्चर में यार हम पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, फिर हम उन्हें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं, उनके बारे में ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल देखेंगे क्या होता है, लाप्लाशियन कैसे निकलता है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं आपको, जिसका सोल्यूशन मैंने जैसे कि पहले बताया टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की शुरुआत। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टार फिजिक्स आईआईटी बी को, तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आप हमारा कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो यार, अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, नोट्स की कोई कमी है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको हर प्रकार की बुक और नोट्स मिल जाएंगे आईआईटी जैम, जेस, पीएफआर से रिलेटेड। तो टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का सफ़र। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, हमारा होता है रो। तो यार ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसमें जो पॉइंट पी होता है हमारा, वो क्या है, हमारा रो फाई जेड है। ये देखो, ये रो फाई जेड आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको हमने एक्स वाई जेड को पॉइंट को हमने रो फाई और जेड में डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ये डायग्राम बनता कैसे है। और हमने ये जो है एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये पॉइंट P ले लिया, जो कि कार्टेशियन में x, y और z है। ठीक है, तो अब मैं डिफाइन इसको रो फाई और z में कैसे डिफाइन करता हूँ ये ज़रूर देखना। ठीक है, ये पॉइंट x, y, z है। अब इससे जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा रो हो गया। और जो इसका एक्स वाई प्लेन पे जो इसका प्रोजेक्शन गिर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रो डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्सिस से तो सेम ही डिस्टेंस होगा ना हमारा, वो रो हो जाएगा ये भी। अब हमने एक्स एक्सिस से इसका एंगल ले लिया कि एंगल क्या बना रहा है, ये मैंने कह दिया कि फाई एंगल बना रहा है भाई ये। ठीक है, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन, ये वाई पे क्या हो जाएगा, रो साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, और जेड जो था हमारा वो तो जेड ही रहेगा। ठीक है, तो यार ये जैसे मैंने आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन किया था वैसे ही है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये देखो, ये नीचे भी क्या लिखा हुआ है, लेट द पॉइंट पी कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर ये ले रहे हैं तो हमारा एक्स क्या आ जाता है, रो कॉस फाई, वाई क्या आ जाता है, रो साइन फाई, और जेड आ जाता है जेड। ठीक है भाई, ये तीन आ गए हमारे, हमने दिखा दिया कैसे कैसे ये आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि वही डायग्राम आ गया है यार, और ये देखिए। ठीक है, तो इसमें हमने ये नोटिस किया कि जो स्फेरिकल पोलर में चीज होती है हमारी, वो यहाँ आके क्या बन जाती है, रो बन जाती है। आर साइन थीटा क्या कन्वर्ट हो जाता है, रो में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ रो की वैल्यू क्या होती है, रो इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन भी दे दी। और फाई क्या है, एंगल विच ओ क्यू मेक्स विद एक्स एक्सिस, यानी कि ओ क्यू क्या था हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, ओपी का प्रोजेक्शन था ये। और z क्या था, z इज द हाइट ऑफ द पॉइंट p अबव एक्स वाई प्लेन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ठीक है, तो यार ये जो हमारे तीन रिलेशन है, ये अपने को समझ आ गए क्लियरली क्लियरली कि क्या है, कि x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई हो गया, y इज इक्वल्स टू रो साइन फाई हो गया, और z क्या हो गया हमारा, z हो गया। ठीक है, तो अब इनका इनवर्स रिलेशन निकाल लेते हैं। ये तो जो रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन क्या दर्शाता है हमारा, कि एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ रो फाई एंड जेड। तो लेकिन अब हम निकालेंगे रो फाई जेड, रो फाई और जेड
इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो कि ये आ गए हैं। तो ये निकले कैसे ये बता देता हूँ मैं यार। तो अगर पहली इक्वेशन में ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये है, तो अगर इसमें हम चेंजेस करें, मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब वही रो स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो क्या आ गया, रो स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो कि यहाँ ये आ गया रो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। है क्या रो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस। ऐसे ही अब इनको मैं डिवाइड कर, अगर हमें फाइव वाला रिलेशन निकालना है तो मैं वाई अपॉन एक्स कर दूंगा। वाई क्या है हमारा, रो साइन फाइव, और रो कॉस फाइव है हमारा एक्स, रो से रो कट गया, ये क्या दे देगा, टेन फाइव। इनवर्स निकाल लेंगे तो फाइव क्या आ जाएगा हमारा, टेन इनवर्स फाइव अपॉन एक्स, जो कि एंगल विच ओ क्यू द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी इन एक्स वाई प्लेन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ क्यू है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, चीज ध्यान रखेंगे। और जेड क्या था, हाइट ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो यानी कि अब हमने क्या निकाल लिया, इनवर्स रिलेशन भी निकाल लिए। ठीक है, अब इनकी इंटीग्रेशन लिमिट देख लेते हैं यार। तो रो क्या है हमारा, रो की डिफिनेशन यहाँ दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। और अगर फाइव की बात करें तो पूरा जो सिलेंडर है हमारा 360 डिग्री घूम रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई। और जेड क्या है, जेड हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकता है, जैसे कि हमारा कार्टेशियन में होता है। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब जान लेते हैं यार इन्हें कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे एक्स वाई जेड होते हैं यार कार्टेशियन में, कार्टेशियन में क्या होता है हमारा, एक्स वाई जेड होता है, वो क्या होता है यार, ये सब होते हैं एक प्लेन यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जब एस कर्व, फाई कर्व और जेड कर्व हम पढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे जब इनकी इक्वेशन निकालेंगे ना, एस कैप की इक्वेशन निकालेंगे, थीटा कैप की इक्वेशन निकालेंगे और जेड कैप की इक्वेशन निकालेंगे, तो हम देखेंगे ये चीजें, ये तो कांस्टेंट आती है लेकिन ये दोनों ना फैक्टर डिपेंडेंट आती हैं। तो इसीलिए हम इनको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ना कि कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये तो कर्व नहीं है, लेकिन ये जो होता है हमारा फाई कर्व जो होता है, कर्व आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि एस कर्व क्या होता है। थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं यार। तो ये देखो यार, ये जो है एस कर्व है। ठीक है, एस कर्व में क्या है कि जो पॉइंट हमारा जेड एक्सिस से पॉइंट लेते हैं ना, हमारा जो रो होता है, मतलब ये रो कर्व है। ठीक है ना, एस कर्व क्या है, रो कर्व है। ये रो और एस में ना कंफ्यूजन रहती है यार, कई कई रो यूज करते हैं, कई कई एस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्विवेलेंट है, ये रो कर्व है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो रो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो जेड एक्सिस से होता है, तो रो कैप हमारा क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा ना। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ रो कर्व्स। ठीक है, ऐसे ही हम फाई कर्व देख लेंगे। फाई कर्व में क्या होगा कि हमारा ये होता है, फाई होता है ना, और ये फाई ऐसे ही होता है ना। तो फाई ऐसे चेंज होगा तो फाई कर्व भी इसी डायरेक्शन में होगा ना। तो ये आ गया हमारा फाई कैप डायरेक्शन। सही है, अब ऐसे ही जी देख लेते हैं। जी तो हमारा जो कार्टेशियन में रहता है सिंपल यार वही रहेगा, है ना, जो कि इसी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन वही रहेगा, जेड एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यही रहता है हमारा जेड कर्व। एक चीज ये देख लेते हैं यार, जो प्लेन पोलर हम पढ़ते हैं ना सिंपल 11th-12th में, जो प्लेन पोलर पढ़ते हैं वो भी इसी का एक रूप होता है, सिलेंड्रिकल का ही, जिसमें हम जो हमारा एस है या रो है उसको हम क्या ले लेते हैं, हमारा आर होता है, और जो इसमें फाई होता है हमारा थीटा होता है। तो अगर आपको याद होगा हम यही करते हैं, ये एक्स वाई प्लेन बना लेते थे, एक पॉइंट पी ले लेते थे, उसका डिस्टेंस आर ले लेते थे, ये थीटा ले लेते थे, तो एक्स वाई जो था उसको हम डिफाइन कर लेते थे इसमें ऐसे कैसे, ए आर कॉस थीटा, और y को क्या डिफाइन कर लेते थे, r साइन थीटा। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम ही होता है यार, सिलेंड्रिकल और प्लेन पोलर 2D में और सिलेंड्रिकल 3D में, z एक्सिस बस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। आगे आगे बढ़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मैं आपको यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ। यूनिट वेक्टर किस किस के निकालेंगे, रो कैप निकालेंगे, फाई कैप निकालेंगे और जेड कैप निकालेंगे। देखते हैं क्या आती है इनकी वैल्यू। तो ठीक है, क्या होता है यूनिट वेक्टर, हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, ये आर दे रखा है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड कर दिया इन द अबव रिलेशन, तो हमारा आर आ जाएगा ये,
ठीक है, ये बहुत इजी है हमारा, ये रिलेशन हमें पता है, ये था हमारा रो कॉस फाई, वाई क्या था हमारा रो साइन फाई, और जेड क्या था हमारा, जेड था। ये वैल्यू डाल दी हमने इसमें, इस वाले में, तो ये आ गई। अब हमें आर कैप तो आ गया। अब हमारा रो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है डेरिवेटिव करके निकालते हैं यार, ये हमारा टेंसर से आती है ये चीज। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी किसी ने डाउट पूछा था कमेंट में, और इसका आंसर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में उनको दिया था। ठीक है, इस पे बताया था कि ये टेंसर प्रोडक्ट से आता है हमारा। ठीक, तो ये चीज जो है हमारी टेंसर नोटेशन से आती है यार। ठीक है, टेंसर नोटेशन से। तो आगे बढ़ते हैं। सही, तो ये अगर हम डी आर बाय डी रो कर देंगे, ये तो वेक्टर आ जाएगा रो कैप, और हम रो वेक्टर आ जाएगा। अब रो कैप निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा भाई। ये करके देखें, वेरी सिंपल सिंपल सिंपल, सीधे सीधे पता लग रहा है। यहाँ से रो चला जाएगा, यहाँ से रो चला जाएगा, बचेगा कॉस फाई साइन फाई। तो ये आ गया हमारा रो कैप कोस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप। वैसे ही फाई कैप निकाल लेंगे फाई डायरेक्शन का, तो ये हो जाएगा जैसे हमारा यहाँ पे रो से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे फाई से डिफरेंशिएट हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा यार वैल्यू। ये बहुत सिंपल है, करके देखें। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है। और हमारा फाई कैप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यार, प्लीज करके देखें और नोट लाइन एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लाइन एलिमेंट आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब तो एरिया तो एलिमेंट निकाल लेते हैं। रहेगा तो एरिया एलिमेंट हमारा कार्टेशियन में क्या होता है, ऐसे भी करना चाहें तो भी ये आंसर यही आएगा हमारा, के कैप। तो जेड कैप क्या रह जाएगा हमारा, के कैप डी रह जाएगा, जो कि कार्टेशियन जे कैप आई कैप ठीक है, प्लस क्लियर हो गई हमारी। डी रो कैप और फाई कैप और जेड कैप क्या आ जाएगा, ये चीज क्लियर है बिल्कुल अपनी। ठीक है, तो एक चीज अपने को ये पता होना चाहिए यार कि एनालॉजी से करें हमारा dx की तरह क्या है हमारा, ये है कौन सा रूल dy फॉलो की करेंगे, तरह हमारा राइट क्या है हैंड यार, रूल ये वाला टर्म है, हम इसको dy से एनालॉजी कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी निकालेंगे, dx से एनालॉजी कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और निकालेंगे इसकी तो क्या आ अगर हम जाएगा, dz रो का की फाई तरह एनालॉजी, जेड क्योंकि देगा, dz है फाई ही के साथ जेड का करेंगे तो करेंगे रो तो कैप क्या आ दे देगा, जाएगा और हमारा जेड इन कैप इंटू रो कार्टेशियन कैप पोलर देगा फाई कोऑर्डिनेट। कैप। dx की जगह मैंने d रो लिख दिया भाई। ठीक है, dy की जगह रो डी फाई लिख दिया, रो आगे लिख दूंगा, डी फाई आगे लिख दूंगा, और ये आ जाएगा के कैप। अब आपको देखो अगर मैं रो ठीक का है, फाई के और साथ अगर करूंगा डी तो क्या वाई मिल रहा है, अब जेड। दूसरे वाले में ठीक करें है, तो पहला डी फाई की रिलेशन। जगह रो और डी फाई का फाई, अगर मैं जेड के साथ करूंगा तो और क्या मिलेगा, इसकी रो। जगह और जेड का मैं रो के साथ करूंगा तो क्या अब मिलेगा, सेकंड टर्म फाई। कर लेते हैं, ये चीज डी बहुत वाई की जगह मैं understandable है रखूंगा कि यार ये रो चीज हमें पता लग डी गया फाई, और डी ऑर्थोगोनल जेड की जब जगह होते डी हैं जेड ही तो आएगा, राइट हैंड रूल और आई कैसे कैप की निकालना है जगह क्रॉस क्या आ जाएगा प्रोडक्ट के हमारा लिए। रो कैप। ठीक है, और तो डी एक्स ये की जगह एक फिर से समराइज हम कर डी देता रो हूँ ही कि रो रखेंगे क्या आ गया भैया। हमारा, cos फाई आई ठीक है कैप, ना, sin डी फाई रो, जे और कैप, इसकी फाई जगह कैप हम क्या आ डी गया जेड माइनस रखेंगे, sin डी फाई जेड की आई जगह, कैप और प्लस जे cos की फाई जगह जे क्या आ कैप, जाएगा और फाई z क्या कैप। आ तो गया, यार एनालॉजी से हमारा डी ए ठीक क्या है। आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं यार, ये आ गया हमारा डी ए इन ठीक है। तो अब अगर कैसे किसी कार्टेशियन में अगर हमारा दिया हुआ है एक वेक्टर, तो मैं उसको जिसमें से ये सिलेंड्रिकल वाला जो पोलर में होता है कैसे हमारा, लिखूंगा, ये वो होता ये है हमारा मैट्रिक्स बताएगा। कर्व्ड ये मैट्रिक्स सरफेस वही है वाला। यार, पहली ठीक रो है, में मैंने क्या लिख दिया, रो जो कैप को हमारा लिखा है, दूसरी रो में मैंने फाई कैप कौन को लिखा है, और तीसरी कैप में मैंने जेड कैप को लिख दिया है। तो यानी कि अगर मेरे को अगर ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन, कार्टेशियन में दिए हुए हैं यार। ठीक है, तो उनको मेरे को सिलेंड्रिकल पोलर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस कॉलम मैट्रिक्स का। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स दे देगा। ठीक है, जो जिसको मैं ऐसे ऐसे रख दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना मामला। तो यहाँ तक यार एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या क्या है। देखो ऊपर से मैं आपको लेके चलता हूँ, हमने एक बार क्या क्या कर लिया, रो फाई एक्स वाई जेड को रो फाई जेड में लिखा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने इनका इन्वर्स भी लिखा, फाई रो फाई और जेड को एक्स वाई जेड में लिख लिया, इनकी इंटीग्रेशन लिमिट जान ली हमने। ठीक है, इनके कर्व्स देख लिए क्या होते हैं, और हमने देख लिया कि रो वेक्टर, फाई वेक्टर और जेड वेक्टर आते क्या क्या है। ठीक है, उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख लिया, और कन्वर्टेबल फॉर्म में कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स वाई जेड टू रो फाई जेड, या रो फाई जेड टू एक्स वाई जेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनके यार लाइन एलिमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो अब जो यार सामने लिखा है कि लाइन एलिमेंट बिटवीन रो टू रो डी बी क्या हो जाएगा, डी रो रो कैप, और फाई टू डी फाई क्या हो जाएगा, रो डी फाई फाई कैप, और z टू z प्लस डी जेड क्या आ जाएगा हमारा, डी जेड जेड कैप अलॉन्ग जेड कैप। तो ये देख लेते हैं आता कैसे है। तो अब यार हमारा रो कर्व आपको याद है कि रो कर्व हमने कैसे बनाया था, ऐसे करके बनाया था, है ना। ये z एक्सिस है, ये xy हमने बनाया था, है ना।
तो इस पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी रो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हमारा याद है आपको फाई कैप कैसे आया था, फाई कैप ये था हमारा, ये फाई कर्व था हमारा, है ना। तो ये डिस्टेंस जो था हमारा उसमें क्या था, रो था, ये फाई था। तो अगर हमें इसमें एक लाइन एलिमेंट लेना है, ये वाला जो कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये कर्व पे लाइन एलिमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा यार, हमारा आर्क हमें पता है ना, आर्क इजिकल्स टू रेडियस इंटू थीटा होता है ना, है ना। तो यार क्या आ जाएगा, रेडियस क्या है हमारा, रो है, और एंगल क्या है हमारा, फाई है, डी फाई हो जाएगा हमारा स्मॉल एंगल। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लाइन एलिमेंट आ जाएगा हमारा फाई के अलोंग, सही है। और ऐसे ही जेड का क्या हो जाएगा हमारा, डी जेड। तो ओवरऑल हमारा लाइन एलिमेंट क्या आ गया, जो कि हमारा कार्टेशियन में क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा भैया हमारा, डी रो रो कैप प्लस रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप या के कैप ले लो आप। तो ये आ जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। इसमें से हमारा ये वाला जो होगा कर्व सरफेस वाला, ये वाला होगा, ठीक है, कर्व सरफेस ये हो गया हमारा। और ये वाला जो होगा हमारा, ये क्या होता है, टॉप सरफेस का होता है, टॉप एंड बॉटम सरफेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है मामला, सही है। अब आगे वॉल्यूम एलिमेंट पे आ जाते हैं यार, ठीक है। तो वॉल्यूम एलिमेंट हमारा कार्टेशियन में क्या होता है पहले देख लेते हैं। डी वाई क्या होता है हमारा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये होता है हमारा वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसका अगर एनालॉजी करेंगे दोबारा से, तो डीवी क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी रो, इसकी जगह डी वाई की जगह क्या रखेंगे, रो डी फाई, और इसकी जगह क्या रखेंगे, डी जेड। तो क्या आ जाएगा, रो डी रो डी फाई डी जेड, ठीक है। ये आ गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये नोट कर लेंगे यार तीनों चीजें, ठीक है। लाइन एलिमेंट हमने नोट कर लिया, एरिया एलिमेंट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम एलिमेंट भी नोट कर लेंगे। इनकी लिमिट्स क्या क्या थी हमने आपको बताया था कि, तो आगे देख लेते हैं यार कि इसकी इंटीग्रेशन लिमिट का कैसे आती है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर नाम का हमारा कर्व सरफेस दे रखा है, यानी कि हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो डीवी क्या हो जाएगा हमारा, रो डी फाई डी रो डी जेड, और रो की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू ए, क्योंकि ए क्या है हमारा, रेडियस है इसका, ठीक है। और फाई की लिमिट हमें पता है 0 टू 2 पाई, और जेड की क्या हो जाएगी, 0 टू जेड एच, यानी कि जो कि हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर ये दे रखी है, ठीक। तो ये है यार एक कोएक्सियल सिलेंडर, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है ना, केबल की तरह होता है, हमारे केबल्स होती है ना,
उसका टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लगाना है, कोएक्सियल सिलेंडर का लगाना है सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बीच में से हॉलो होता है थोड़ा सा, या फिर कुछ फील्ड होता है, तो ये ना दो दो कर्व सरफेस होते हैं इसके हमारे पास। ठीक है, जिसकी एक का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है इसमें। तो एक हम प्लस रो लेते हैं, एक माइनस रो लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, इसमें जेड भी एक माइनस होता है, एक प्लस होता है ये वाले सरफेस के लिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं, है ना, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो उस केसेस में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिमिट होती है, a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, जिसमें ये दो रेडियस हो गए यार, a1 इंटरनल रेडियस, a2 आउटर रेडियस। ठीक है, z की लिमिट क्या रहती है, 0 to h ही रहती है। ठीक है, क्लियर है मामला कि कोएक्सियल सिलेंडर क्या होता है हमारा। ठीक है, वायर की तरह होता है, इमेजिन करो, और दो सरफेसेस होते हैं उसके, कर्व सरफेसेस, और इसमें कुछ विड्थ होती है हमारे क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, जब बेटर क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यार हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लाशियन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी ये टेबल आपको दिखाया था कि जिसमें हमारा जो जनरल फॉर्म के लिए अगर मैं dl जो है जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख दूंगा भाई, मैं उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि h1 dq1 u1 प्लस h2 dq2 u2 प्लस h3 dq3 u3। ठीक है, ये अगर जनरल फॉर्म में लिखता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लाशियन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में लिख दिया, ये मैंने कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए लिख दिया। तो आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर्क फाई, जो कि रो फाई है हमारा, फाई कैप, जेड कैप, ये आ गए तीन हमारे यूनिट वेक्टर सिलेंड्रिकल में। h1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है हमारा, क्योंकि ये इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इससे कंपेयर करके h1 क्या आ गया, 1 आ गया, dq1 क्या आ गया, d रो आ गया, और u1 क्या आ गया, रो कैप आ गया। अगर दूसरे से करें तो ये रो मान लें तो ये रो आ जाएगा यार। ठीक है, h2, और ऐसे ही h3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे एलिमेंट्स दे रखे हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं, तो यार डेल वगैरह क्या लिखेंगे इसमें, अब आगे वो देख लेते हैं। तो यार जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेल क्या हो जाता है हमारा, ये बन जाता है ना, फॉर जनरल केस डेल डॉट ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/h1 h2 3 बाहर आ जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि याद करने के लिए h1 h2 h3 अपॉन h1 रख सकते हैं, है ना। तो आपको हर बार ये याद नहीं रहेगा, इस तरह ये क्या हो जाएगा हमारा, h1 h2 h3 अपॉन h3 इंटू a3। ठीक है, इसको du/du3 कर देंगे, है ना, तो ऐसा बन जाएगा। वैसे ही डेल क्रॉस ए क्या आ जाएगा जनरलाइज फॉर्म में, किसी भी कार्टेशियन सिस्टम के लिए। जनरलाइज फॉर्म से मतलब मेरा ये है किसी भी कार्टेशियन सिस्टम के लिए, तो ये हो जाएगा यार। ठीक है, और डेल स्क्वायर ए ये बन जाएगा। इनको नोट कर लें काइंडली यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेंड्रिकल में भी हेल्प करेंगे और ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी करेंगे, और सिंपल का आपको पता ही है, सिंपल में भी आपका यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिंपल से मतलब मेरा कार्टेशियन से है। ठीक है भाई, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा इसमें, अब आगे देखते हैं। ये आ गए हमारे जो कि ये सिलेंड्रिकल पोलर में क्या आते हैं। तो सिलेंड्रिकल पोलर में ये आ जाता है जब हम h1 h2 h3 के ऊपर वैल्यू डाल देते हैं, डाइवर्जेंस ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला, कर्ल का फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि विजिबल हो जाए। ठीक है, और जो हमारा लाप्लाशियन हो जाता है वो ऐसा दिख जाता है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको चारों बता दिए, ये भी नोट कर लें। वैसे तो मैं कहूँगा जनरल फॉर्म ही नोट करें और उससे खुद ड्राइव करने की कोशिश करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं इसका टेलीग्राम पे पोस्ट जरूर करूंगा यार कि डिटेल सोल्यूशन की कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी पार्ट में यार आज के लिए इतना ही था। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ और उसमें से एक एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज यार, और ये पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये एफ डॉट एंड डी एस निकालना है हमें, इसमें हम अपना डाइवर्जेंस थ्योरम निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, या फिर सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमें वेक्टर दे रखा है, उसके लिए हमें तरह तरह की चीजें निकालनी है। ये अच्छा मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है यार, सेकंड वाला। सही,
इस तरह से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है और इसका हमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ सिलेंडर, ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ सिलेंडर दे रखा है फर्स्ट ऑक्टेट में, तो कैसा आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरा, और यह फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, जेड इज इक्वल्स टू जी और जेड इज इक्वल्स टू 3। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए यार, इनका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इस वाले पे, ठीक है। और ठीक है, इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इनमें से एक का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हम मल्टी सेलेक्ट वाला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, ये वाला कि कंसीडर अ वेक्टर फंक्शन v, ये दे रखा है हमें, रो फाइव जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें डेल क्रॉस v निकाल के देखना है, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है इस वैल्यूज के लिए। फ्लक्स निकालना है कर्व सरफेस का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डेल क्रॉस v निकालना है कि ये आ रहा है, और या फिर फ्लक्स निकालना है कर्व सरफेस का ये, यानी कि दो चीजें निकालनी है, फ्लक्स और डेल क्रॉस v। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं यार, इसका क्या आएगा। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह दिखेगा, हमें v दे रखा है, डेल क्रॉस v निकालेंगे, ये हमने कार्टेशियन में रख दिया सारा कुछ कि कैसे होता है हमारा, इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था आपको, ये कैलकुलेट किया, हमारा ये आ गया 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें फ्लक्स निकालना था। फ्लक्स क्या होता है हमारा, ये होता है फॉर्मूला यार, v डॉट ds होता है, हमने रखा इसको v डॉट ds को फॉर्मूले में, और ये लिमिट हमने रखी दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है, ये रखी हमने लिमिट्स और इंटीग्रेट किया, सिंपली 25 पाई आंसर आ गया। तो यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो गए, एक तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, और 25 पाई यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दो ठीक है, जो कि है ए एंड बी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा यार, आई होप कि आपको समझ आ गया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक आवर लेक्चर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टार फिजिक्स IITB। ऑल्सो मैंने आपको जैसे पहले ही अर्ज करी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे हमारे बहुत सारी बुक्स एंड नोट्स मिलेंगे यार, जो कि काफी यूजफुल है IIT जैम लेक्चर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं यार भाइयों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।